जरा सोचिए, अगर आप अपने मन में शांति और स्पष्टता के साथ हर समस्या का सामना कर सकें, चाहे आप किसी भी स्थिति में कैसा महसूस कर रहे हों। यह दिखाता है कि प्राचीन समय के स्टोइक दार्शनिकों का एक समूह था जिन्होंने दुनिया को सही मायनों में चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अद्भुत और गहरी तकनीकें दी। उनके विचार आपको सिखाएंगे कि कैसे खुद को स्थिर रखना है, आंतरिक शांति बनाए रखनी है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय संयम और धैर्य के साथ जीवन की ओर देखना है। इस वीडियो के हर हिस्से को ध्यान से देखें, क्योंकि हर एक सीन में बहुत सारी बेहतरीन बातें छुपी हैं। यह वाकई आपके दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकता है। और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। हमें आपकी राय सुनना बहुत पसंद है। 1. आप जो कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें। किसी क्रिया के नियंत्रण में रहने का असली मतलब व्यावहारिक बुद्धि पर आधारित होता है। हमारे विचार, निर्णय, इरादे और प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में होते हैं, जबकि बाहरी परिस्थितियां, दूसरों की राय और प्राकृतिक घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह फर्क कि क्या चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और क्या नहीं, आंतरिक शांति बनाए रखने और तर्क संगत निर्णय लेने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उन शक्तियों से व्यर्थ लड़ाई लड़ने से मुक्त हो जाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और अपनी ऊर्जा को सार्थक कामों की तरफ मोड़ते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं उन्हें संभालने की कोशिश, और जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन्हें स्वीकार करना मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता लाता है। यह हमें उन चीजों की चिंता करने से बचाता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और हमें रचनात्मक कामों की तरफ ध्यान देने में मदद करता है। तब हम बाहरी दबावों के खिलाफ खड़े होने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं और अपनी आंतरिक संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं और भावनात्मक उथल पुथल कम होती है। मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से नियंत्रण में रहने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रित करना प्रभावी साबित हुआ है। शोध बताते हैं कि जो लोग बाहरी परिस्थितियों के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अधिक भावनात्मक रूप से संतुलित और सफल होते हैं। यहाँ तक कि मार्कस ऑरेलियस के शासनकाल में जब प्लेग और सैन्य अभियान चल रहे थे, उनके रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने इस सिद्धांत का सफलतापूर्वक उपयोग किया। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि इस दृष्टिकोण के अभ्यास से चिंता का स्तर कम होता है। एक टेक्नोलॉजी उद्यमी राजेश को एक बार फिर एक बड़े बाजार संकट का सामना करना पड़ा, जो उसकी कंपनी को खत्म करने की धमकी दे रहा था। बाजार की स्थिति पर चिंता करने के बजाय, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, उसने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत किए और आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाया। इससे उसकी कंपनी तब और मजबूत होकर निकली जब बाजार की स्थिति सुधरी और उसने बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। उसकी सफलता बाजार को नियंत्रित करने में नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रण में रखने में थी। जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल बस यही है, चीजों को अलग अलग करना और यह समझना कि कौन सी चीजें अंदरूनी हैं और मेरे नियंत्रण में हैं और कौन सी बाहरी हैं और मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। एपिक्टेटस किसी भी स्थिति में उस पर ध्यान दें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन के अंत में यह सूची बनाएं और सोचें कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। जब समस्याएं सामने आएं, तो उन्हें आंतरिक और बाहरी प्रतिक्रियाओं के रूप में परिभाषित करें। उन उदाहरणों का एक लॉग रखें जहां आपने इस सिद्धांत को लागू किया। उन घटनाओं के प्रति आत्मसमर्पण का अभ्यास करें जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, और उन घटनाओं का विरोध न करें। परिणामों से खुद को अलग रखते हुए स्थितियों के लिए प्रतिक्रियाओं की योजना बनाएं। याद रखें कि जीवन में जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, वे हैं आपकी प्रतिष्ठा, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, और प्राकृतिक घटनाएं। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, वे हैं आपके निर्णय, प्रतिक्रिया और आपका प्रयास। 2. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच जो स्थान होता है वह परिवर्तनकारी होता है। इस जगह में एक सहज प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर रुककर सोचने का मतलब है कि विवेक न कि आवेग हावी होता है। इससे हम सोच समझकर फैसले लेते हैं बजाय स्वचालित प्रतिक्रियाओं के। इस चिंतनशील स्थान में भावनात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए
एक ढाल होती है जिससे तार्किक विश्लेषण और संतुलित प्रतिक्रियाओं की गुंजाइश बनती है। यह वह मौका है जहां एक अस्थिर स्थिति को एक चुनौती में बदला जा सकता है, जहां हम बुद्धिमानी और चरित्र को साबित कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करता है। यह अंतराल किसी घटना और प्रतिक्रिया के बीच हमें परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करने का मौका देता है और प्रतिक्रिया देने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखने का अवसर देता है। यह हमें सिद्धांतों के आधार पर काम करने में मदद करता है। यह हमें आवेगपूर्ण कार्यों से होने वाले पछतावे से बचाता है और मुश्किल क्षणों में गरिमा बनाए रखता है। यह सोची समझी रणनीति हमें बेहतर रिश्ते बनाने और समस्याओं के सार्थक समाधान तक पहुंचने में मदद करती है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि प्रतिक्रिया में देरी से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जिससे एमिग्डाला द्वारा दी जाने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की संभावना कम हो जाती है। शोध में पाया गया है कि जो लोग प्रतिक्रिया में देरी का उपयोग करते हैं, उनके बेहतर निर्णय लेने की संभावना अधिक होती है और उनके तनाव का स्तर भी कम होता है। इतिहास में जैसे सम्राट अशोक के जीवन में यह दर्ज है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विचार करने के समय ने उनके विवेकपूर्ण शासन और साधारण क्रियान्वयन के बीच फर्क पैदा किया। उदाहरण के तौर पर प्रिया एक वरिष्ठ जिला न्यायाधीश थीं। एक दिन एक विशेष संपत्ति पर विरासत के मुद्दे को लेकर अदालत का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। परिवारों की बहस के बीच हस्तक्षेप करने के बजाय उन्होंने एक पल रुककर माहौल को स्थिर होने दिया। फिर उन्होंने मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया और उनका विवेकपूर्ण दृष्टिकोण ऐसा था कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण सहमति पर पहुंचे। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है। उसी स्थान में हमारी शक्ति होती है कि हम अपनी प्रतिक्रिया चुनें। यह विचार विक्टर फ्रैंकल से प्रेरित है, जो स्टोइक सिद्धांतों को दर्शाता है। अपनी व्यक्तिगत पॉज की आदत विकसित करें। उकसाने वाली स्थितियों में प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांस लें। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए एक कूलिंग पीरियड बनाएं। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बिना आवेगपूर्ण कार्रवाई के ध्यान से नोटिस करना सीखें। उन स्थितियों को समझें जो ऐसे क्षणों को ट्रिगर करती हैं जहां ठहराव बेहद जरूरी हो जाता है। एक अंगूठी या कंगन का उपयोग करें जो आपको ध्यान से ठहरने की याद दिलाए। याद रखें कि सोच समझकर दी गई प्रतिक्रियाएं हमेशा आवेगपूर्ण व्यवहार से बेहतर होती हैं। 3. वैराग्य का अभ्यास करें। निर्लिप्तता वह कला है जिसमें हम जीवन में पूरी तरह से शामिल रहते हुए भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। इसका मतलब है कि घटनाओं को एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखना और उनका अनुभव करते हुए खुद को उनसे थोड़ा अलग रखना, ताकि सही समझ और तर्क संगत क्रिया हो सके। इससे हमें जीवन की घटनाओं में एक सचेत पर्यवेक्षक की तरह शामिल होने का मौका मिलता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और अधिक प्रभावी प्रतिक्रियाएं देने में मदद मिलती है। भावनात्मक दूरी बनाए रखने से निर्णय लेने की प्रक्रिया और रिश्तों में स्पष्टता आती है। जब हम घटनाओं से मानसिक दूरी रखते हैं तो हम परिस्थितियों का तर्क संगत मूल्यांकन कर सकते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यह भावनाओं को दबाने का काम नहीं करता, बल्कि उन्हें हमारे कार्यों को नियंत्रित करने से रोकता है। इस अभ्यास से रिश्ते अधिक स्थिर होते हैं और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। भावनात्मक दूरी के फायदों की पुष्टि कई मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जो लोग इस अभ्यास को अपनाते हैं वे तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। पुराने दस्तावेजों में भी इसका जिक्र मिलता है कि कैसे राजा चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक ने निर्लिप्त शासन के जरिए अपने राज्य में स्थिरता बनाए रखी। अर्जुन, जो एक इमरजेंसी रूम के डॉक्टर हैं, अक्सर दबाव में काम करते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वह अपने गंभीर मरीजों का इलाज बिना अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव के करते हैं। इससे उन्हें स्पष्ट निर्णय लेने और अपने मरीजों को बेहतर देखभाल देने की क्षमता मिलती है। वह शांत रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी पूरी तरह से लगे रहते हैं, जिससे वे खुद को और अपनी टीम को बेहतर तरीके से नेविगेट कर पाते हैं। जब कोई असर आप पर पहली बार पड़े तो उसे आपको हिला न दें, बस कहें, एक पल ठहरो। एपिक्टेटस छोटी छोटी भावनात्मक अवलोकन की आदतें डालें। कठिन परिस्थितियों को ऐसे देखें जैसे आप एक फिल्म देख रहे हों। किसी भावनात्मक घटना को तटस्थ शब्दों में बयान करने का अभ्यास करें। गहन पलों में मानसिक रूप से पीछे हटने की आदत डालें। जब भावनाएं उफान पर हों तो शारीरिक दूरी बनाने की कोशिश करें। याद रखें, समझने का मतलब
भावनात्मक रूप से उलझना नहीं है। 4. दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करें। समय के विशाल दृष्टिकोण को अपनाने से हम वर्तमान घटनाओं को एक अलग नजरिए से देख पाते हैं। जब हम समय के पैमाने को समझते हैं तो सब कुछ अस्थायी लगता है, जिससे हमें अपने वर्तमान चिंताओं के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण मिलता है। यह दूरगामी दृष्टिकोण हमें चुनौतियों का सामना करते समय अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर तरीके से समायोजित करने में मदद करता है और हमारे अनुभवों को मानव अस्तित्व के व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखता है। यह लंबी दृष्टि हमें हमारी चिंताओं से मुक्त करती है और रणनीति बनाने में सहायक होती है। यह जानना कि हर समस्या और हर सुख केवल क्षणिक है, हमारी भावनात्मक स्थिरता को बनाए रखता है। यह हमें अस्थायी आवेगों की बजाय शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने की अनुमति देता है, ऐसे निर्णय जो वास्तव में टिकाऊ होते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। इतिहास का विश्लेषण बताता है कि वे समाज और व्यक्ति जिन्होंने लंबे समय की दृष्टि अपनाई, वे लंबे समय तक टिके रहे। निर्णय विज्ञान में किए गए अध्ययन यह बताते हैं कि जितना दूर समय से निर्णय लिए जाते हैं, उतने ही बेहतर होते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे राजा जैसे विक्रमादित्य ने अपने दीर्घकालीन विचारों का उपयोग टिकाऊ शासन के लिए किया। मीरा एक जलवायु वैज्ञानिक हैं। वह सदियों के जलवायु डेटा को भविष्य के अनुमानों के साथ मिलाकर समस्याओं का विश्लेषण करती हैं। लंबी अवधि की दृष्टि उन्हें अधिक प्रभावी समाधान बनाने में सक्षम बनाती है और यह भी स्पष्ट करती है कि कुछ प्रक्रियाएं उनके जीवन काल से आगे नहीं चलेंगी। यह उदाहरण है कि कैसे समय का व्यापक दृष्टिकोण वर्तमान क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। समय उन घटनाओं से बना एक धारा है जो घटित होती रहती हैं, और यह एक बाढ़ की तरह है, क्योंकि जैसे ही कुछ हमारे सामने आता है यह बह जाता है। मार्कस ऑरेलियस नियमित रूप से अपने वर्तमान निर्णयों के परिणामों को 5 साल, 10 साल और 20 साल के भविष्य में देखने का अभ्यास करें। आपको यह सोचना चाहिए कि वर्तमान स्थिति उस समय में कैसी दिखेगी। आज की समस्याएं केवल अस्थायी हैं। इसे समझने के लिए ऐतिहासिक रुझानों का अवलोकन करें। ऐसी आदतें अपनाएं जो दीर्घकालीन अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्पादक हों। याद रखें कि आज का संकट भविष्य में एक याद बनकर रह जाएगा। 5. दैनिक अभ्यास के रूप में कृतज्ञता। कृतज्ञता की भावना साधारण पलों को असाधारण अनुभवों में बदल देती है। यह उदासी और असंतोष के खिलाफ एक बड़ा इलाज है, जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद समृद्धि की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यह अभ्यास हमें कमी पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सिखाता है। यह जीवन में तर्क संगतता और संतुलन बनाए रखने का आधार बन जाता है। इस तरह जो कुछ हमारे पास है उस पर ध्यान देकर इंसान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मजबूती विकसित करता है और संघर्ष के दौरान चीजों को एक सही दृष्टिकोण में रख पाता है। कृतज्ञता का अभ्यास सकारात्मक मूड और रिश्तों को गहरा बनाता है। लगातार सराहना करने से हमारे दिमाग के तंत्र फिर से ऐसे ढलते हैं कि अच्छे विचारों की आदतें बनती हैं और हम बेवजह की चिंताओं से मुक्त हो पाते हैं। इससे अंदरूनी समृद्धि पैदा होती है जो बाहरी घटनाओं से स्वतंत्र होती है और सच्ची संतुष्टि के करीब लाती है। कृतज्ञता के अभ्यास जैसे कि दैनिक आभार मुश्किल समय के लिए सकारात्मक अनुभवों का एक भावनात्मक खाता तैयार करते हैं। यह भावनात्मक मजबूती का निर्माण करने में मदद करता है और हमारे निर्णयों को संतुलित रखता है। विज्ञान ने बार बार दिखाया है कि कृतज्ञता मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। बड़े विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए शोध से यह पाया गया कि जो लोग कृतज्ञता पत्रिका रखते हैं उनमें मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन के स्तर में वृद्धि देखी गई। उन्होंने यह भी बताया कि आभारी लोग आमतौर पर बेहतर नींद लेते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत होती है। प्राचीन ग्रंथों में दिखाया गया है कि कैसे कृतज्ञता के अभ्यास ने अकाल और युद्धों के दौरान समुदायों को मजबूती दी। जब कंपनी में पुनर्गठन हुआ तो लक्ष्मी ने अपनी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की भूमिका खो दी। उन्होंने अपनी खोई हुई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर सुबह 3 चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वे आभारी थीं। इस अभ्यास ने नए अवसर खोले, पारिवारिक रिश्तों को गहरा किया और अंततः उनकी खुद की एक सफल कंसल्टिंग फर्म स्थापित करने में मदद की। इस आदत ने करियर के झटके को व्यक्तिगत विकास के अवसर में बदल दिया। जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना कितना अनमोल विशेषाधिकार है। मार्कस ऑरेलियस
हर दिन 3 ऐसे घटनाओं को लिखना शुरू करें जिनके लिए आप आभारी हैं। हर महीने दूसरों के लिए लंबी आभार पत्र लिखें। बुरी परिस्थितियों में भी अर्थ खोजें। एक कृतज्ञता डायरी रखना शुरू करें जिसमें आप हर दिन हुई अच्छी चीजों को नोट करें। दूसरों के प्रति मौखिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। सोचें कि अगर आपके जीवन में ये अच्छी चीजें ना होती तो क्या होता। उन कठिन समयों पर विचार करें जिन्हें आपने सफलतापूर्वक पार किया है। उन लोगों का धन्यवाद करें जिन्होंने आपकी सफलता में मदद की। दिन भर में मिली छोटी छोटी खुशियों की सराहना करें। 6 आत्मचिंतन के लिए जर्नलिंग। स्वयं चिंतन खासकर जर्नलिंग के जरिए हमारे आंतरिक मन से संवाद करने का एक तरीका है जो हमारे विचारों और व्यवहारों के पैटर्न को उजागर करता है। आत्मा का यह दर्पण एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे दैनिक अनुभवों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करता है ताकि हम उन्हें ध्यानपूर्वक देख सकें। सही मायने में नियमित जर्नलिंग आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। हमें यह दिखाती है कि हम वास्तव में कैसे सोचते हैं और हमारी व्यक्तिगत प्रगति का प्रमाण बनती है। लिखित चिंतन के दौरान हम उन कारणों को खोज पाते हैं जिनसे हम कुछ करते हैं और अपने धारणाओं पर सवाल उठा सकते हैं। जर्नलिंग हमारे मानसिक पैटर्न और निर्णय लेने के तंत्र को उजागर करने में मदद करती है। अपने विचारों को लिखने से एक प्रकार की मानसिक दूरी का एहसास होता है जिससे हम अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाते हैं। यह दूरी हमें खुद को एक तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने का मौका देती है जिससे गहरी अंतर्दृष्टि और बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ती है। निरंतर जर्नलिंग हमारे अनुभवों की एक आत्मकथा बनाती है जो भविष्य की चुनौतियों का मार्गदर्शन करती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अध्ययन दिखाते हैं कि जर्नलिंग तनाव के स्तर को कम करती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाती है। अनुभवजन्य आधार पर किए गए शोध यह साबित करते हैं कि नियमित जर्नलिंग इम्यून फंक्शन को बेहतर बनाती है और भावनात्मक अनुभवों को तेजी से प्रोसेस करने में मदद करती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि दार्शनिकों और नेताओं ने अपने चिंतन को लिखकर अपने शासन और व्यक्तिगत प्रगति को मजबूत किया। हाल के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी जर्नलिंग को कुछ आघातपूर्ण स्थितियों में सहायक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है और तीव्र भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी माना गया है। एक युवा उद्यमी कार्तिक अपने व्यापारिक निर्णयों को लेकर काफी असंगठित था जब तक कि उसने एक निर्णय जर्नल बनाना शुरू नहीं किया। अपने निर्णयों, कारणों और परिणामों को लिखने से उसने सफल व्यवसायों में पैटर्न को पहचानना शुरू किया। इससे उसका व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने का तरीका अधिक व्यवस्थित और बेहतर परिणाम देने वाला बन गया। उसने इसे अपने व्यक्तिगत उद्यमिता मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया। वर्तमान क्षण के विचारों को लिखो। जो विचार बिना मांगे आते हैं वही अक्सर सबसे मूल्यवान होते हैं। मार्कस ऑरेलियस। मेडिटेशंस। हर दिन एक ही समय पर एक दैनिक जर्नल रखना शुरू करें। दिन की शुरुआत से पहले मॉर्निंग पेजेस लिखें। किए गए निर्णय और उनके परिणामों को रिकॉर्ड करें। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी लिखें ताकि आप बाद में उन्हें देख सकें। महीने में एक बार पुराने प्रविष्टियों को पढ़ें ताकि पैटर्न का पता चल सके। चुनौतियों के बारे में खुद को पत्र लिखें। जर्नल में आभार दर्ज करने के लिए थोड़ी जगह छोड़ें। चिंतन के लिए सवालों को लिखने के लिए कुछ पन्ने समर्पित करें। लक्ष्यों के लिए एक अलग अनुभाग रखें और फिर प्रगति को नोट करें। हर प्रविष्टि की तारीख डालें ताकि आप बाद में उस पर दोबारा विचार कर सकें। 7 बाधाओं को अवसर के रूप में देखें। हर बाधा में एक रहस्य छिपा होता है जिससे हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की चुनौतियां प्रकृति का तरीका होती हैं हमारे चरित्र को मजबूत करने और हमारे सिद्धांतों की परीक्षा लेने का। जो मुसीबत के रूप में दिखता है उसमें हमेशा छिपे हुए सबक और विकास के मौके होते हैं। इस नजरिए से देखें तो असफलताएं सिर्फ परेशानी नहीं होती बल्कि बदलाव का कारण बन जाती हैं। इस प्रकार हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना एक गुण बन जाता है। बाधाओं को अवसर के रूप में देखना एक व्यक्ति को अधिक मजबूत और समस्या समाधान के प्रति जागरूक बनाता है। इस तरह की सोच मुश्किल को अवसर में बदल सकती है और कठिनाइयों से विकास की संभावना पैदा कर सकती है। ऊर्जा को विरोध में बर्बाद न करके रचनात्मक समाधान की ओर मोड़ना भावनात्मक थकावट को बचाता है। यह वास्तव में चरित्र का विकास करता है और मुश्किलें अक्सर हमें सफलता के छिपे हुए रास्ते दिखाती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि जो मानसिकता चुनौतियों को अवसर के रूप में देखती है वह अधिक लचीला और विजयी होती है। वैज्ञानिक अध्ययन यह भी दिखाते हैं कि इस दृष्टिकोण से निजी और पेशेवर जीवन में
सफलता की दर बढ़ती है। इतिहास में ऐसे कई वीर नेताओं का जिक्र है जिन्होंने असंभव माने जाने वाले पहाड़ जैसे अवरोधों को अवसर में बदल दिया। आधुनिक केस स्टडीज भी बताती हैं कि यह दृष्टिकोण बिजनेस इनोवेशन और व्यक्तिगत विकास में कैसे कारगर होता है। क्रिया में रुकावट ही क्रिया को आगे बढ़ाती है। जो बाधा रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस, चुनौतियों में छिपे अवसरों की सूची बनाएं, शिकायतों को कार्य योजनाओं में बदलें। पहले के उदाहरणों से सीखें कि कैसे बाधाओं को अवसरों में बदला जा सकता है। असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में देखने का अभ्यास करें। हर बाधा के लिए अवसर विश्लेषण बनाएं। प्रत्येक समस्या के कई समाधान तैयार करें। उन लोगों के साथ अपनी जीत साझा करें जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुश्किलों से सीखे गए सबक रिकॉर्ड करें। याद रखें, हर बाधा चरित्र को विकसित करती है। हर चुनौती में विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें। 8. वर्तमान क्षण को गले लगाओ। वर्तमान में होना मतलब है वास्तविकता को उसके हर रूप में बिना किसी प्रतिरोध और बिना किसी परिणाम से चिपके हुए स्वीकार करना। क्योंकि हर सांस, हर बातचीत, हर चुनौती अब सद्गुण और बुद्धिमानी का अभ्यास करने का एक स्रोत और अवसर बन सकती है। वर्तमान हमारा एकमात्र वास्तविक अधिकार है। अतीत केवल स्मृति में है और भविष्य केवल कल्पना में। जब हम अपने विचारों को वर्तमान में टिकाते हैं तो हम आज और कल के बीच की जगह को खाली कर देते हैं, जिससे कल की चिंता और आज के पछतावे से मुक्त हो पाते हैं। यह दृष्टिकोण स्टोइक्स से हमें यह सिखाता है कि शांति को घटनाओं पर नियंत्रण पाने से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा को वर्तमान के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित करने से पाया जा सकता है। वर्तमान क्षण बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हम वास्तव में कुछ मूल्यवान कर सकते हैं। जो अभी हो रहा है उसे स्वीकार करने से हमारे विचार स्पष्ट और अधिक सार्थक बन जाते हैं। फिर हम स्थिति पर भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं जो ध्यान चाहती है। यह वर्तमान के माध्यम से ही है कि सद्गुण को क्रियान्वित किया जाता है, जागरूक विकल्प बनाए जाते हैं और व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रगति होती है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हम झूठी चिंताओं से छुटकारा पा लेते हैं और मन की सच्ची शांति का आनंद लेते हैं। जब हम वास्तविकता को स्वीकार करते हुए चीजों को अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के शोध ने भी स्टोइक्स की वर्तमान क्षण में रुचि को सही ठहराया है। कई प्रमाण बताते हैं कि माइंडफुलनेस तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल के स्तर को कम करती है और मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में ग्रे मैटर बढ़ाती है जो भावनात्मक नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो मन के भटकने और चिंता को उत्पन्न करता है, तब कम सक्रिय होता है जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्टोइक्स के उस विचार से मेल खाता है कि अतीत या भविष्य पर मानसिक ध्यान अनावश्यक रूप से पीड़ा पैदा करता है। समय धारणा पर हुए शोध से पता चलता है कि लोग अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं जब वे पूरी तरह से वर्तमान गतिविधियों में संलग्न होते हैं, बजाय इसके कि मानसिक रूप से अतीत या भविष्य में भटकें। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनके बड़े प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान सिस्टम में गंभीर खराबी आ गई। उस समय उन्होंने संभावित परिणामों के बारे में घबराने या पिछली गलतियों की आलोचना करने के बजाय वर्तमान चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया, अपनी टीम के साथ समन्वय किया और इसे एक एक कदम करके हल करना शुरू किया। उनकी उपस्थिति ने दूसरों को शांत रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्थिति का समाधान किया क्योंकि उन्होंने यह नहीं चाहा कि चीजें कुछ और होतीं। उनकी वास्तविकता को स्वीकार करना और सार्थक कार्यवाही करना मुश्किलों को संभालने का स्टोइक तरीका बन गया। वास्तव में हमारा एकमात्र अधिकार हमारा समय है और वह भी उन लोगों द्वारा नहीं रखा जा सकता जो इसे बहुत कसकर पकड़ते हैं। सैनिका अपने शरीर से वर्तमान में जुड़े, नियमित ध्यान का अभ्यास करें और अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक बने, सांसों को महसूस करें। जब आप अतीत या भविष्य में भटकते हुए पाएं, तो धीरे से अपने ध्यान को वापस वर्तमान में ले आए। जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, लेकिन यह भी समझें कि आप क्या कर सकते हैं। संचार और अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह उनमें लगाएं। उन चीजों को मत पकड़ें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। विचारों और भावनाओं को आते जाते देखें। आखिरकार वे क्षणिक हैं। इस वर्तमान के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें जैसे यह है।
छोटी चीजों से कृतज्ञ होना शुरू करें, जैसे खाना खाना या चलना, और कठिन समय तक पहुंचे, जिससे आप वर्तमान जागरूकता को और भी बढ़ा सकें। याद रखें कि हर पल स्टोइक दर्शन को जीने का एक नया अवसर है। 9. नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करें। प्री मेडिटेशियो मलोरम वह शब्द है जिसका उपयोग स्टोइक्स एक प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए करते हैं, जिसे नकारात्मक कल्पना कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जानबूझकर खुद को उन विचारों के सामने रखता है कि वह अपनी सबसे कीमती चीजों को खो सकता है, अपनी संपत्ति, रिश्ते, क्षमताएं और यहाँ तक कि अपना जीवन भी। यह मानसिक अभ्यास सिखाता है कि जो हमारे पास है उसकी सराहना कैसे करें और साथ ही कठिनाइयों के लिए खुद को तैयार करें। यह आधुनिक सकारात्मक सोच से बिल्कुल अलग है, लेकिन जीवन की अस्थिरता को पहचानता है, जिससे व्यक्ति सच्ची कृतज्ञता और सहन शक्ति हासिल कर पाता है। नकारात्मक कल्पना का बार बार अभ्यास करने से हम वर्तमान स्थिति से जुड़े रहते हैं और भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान की चिंता से बचे रहते हैं। यह स्टोइक अभ्यास का एक आधार भी है, क्योंकि यह मानव पीड़ा के मुख्य कारण से निपटता है, उन चीजों से हमारा लगाव जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह मानसिक रूप से नुकसान की कल्पना करके जीवन में होने वाली अटूट निराशाओं के प्रति हमारी मनोवैज्ञानिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह यह अभ्यास हमें अच्छे और बुरे समय के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इससे हम जीवन के उपहारों का आनंद तब तक ले सकते हैं जब तक वे हमारे पास हैं, और जब वे चले जाते हैं तो हम बिखरते नहीं हैं। यह हमारे अस्थिरता के प्रति संबंध को डर से स्वीकृति में बदल देता है। आधुनिक अध्ययन भी दिखाते हैं कि नकारात्मक कल्पना काम करती है। शोध बताते हैं कि वर्तमान से भी बुरे हालातों के नियंत्रित प्रदर्शन से चिंता कम होती है और वर्तमान परिस्थितियों की सराहना बढ़ती है। प्राचीन ग्रंथों में कई स्टोइक अभ्यासकर्ताओं का जिक्र है जिन्होंने जीवन में विनाशकारी नुकसान का सामना करते समय भी अपना धैर्य बनाए रखा। इसी तरह की मानसिक तैयारी का उपयोग आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण में भी किया जाता है। कॉर्पोरेट नेतृत्व कार्यक्रम इस अभ्यास के विभिन्न रूपों का उपयोग कर दृढ़ता विकसित करते हैं। स्वास्थ्य सेवा पेशेवर भी अक्सर सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचकर तनाव का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। मुंबई के एक सफल उद्यमी राजेश ने लगातार नकारात्मक कल्पना का अभ्यास किया। हर सुबह वह कल्पना करते थे कि उन्होंने अपने समृद्ध व्यवसाय, अपने सुंदर घर और अपनी उत्तम स्वास्थ्य को खो दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे निराशावादी हो रहे थे, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप उनमें गहरी कृतज्ञता उत्पन्न होती थी। जब एक गंभीर आर्थिक संकट ने वास्तव में उनके व्यवसाय को प्रभावित किया, तो वे शांत और स्पष्ट सोच वाले थे, क्योंकि वे मानसिक रूप से ऐसी संभावनाओं के लिए तैयार थे। उनकी पहले की गई नकारात्मक कल्पना ने उन्हें जल्दी से स्थिति बदलने, व्यापार मॉडल को पिवट करने और संकट के समय में भी शांत रहने में मदद की। उनके कर्मचारी उन्हें उन कठिन समयों में बहुत संतुलित मानते थे। कल्पना करो कि आप मर चुके हो, आपने अपना जीवन जी लिया है, अब जो बचा है उसे सही तरीके से जियो। मार्कस ऑरेलियस हर दिन की शुरुआत 3 ऐसी चीजें लिखकर करें जो आपके जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान हैं। 5 मिनट तक लिखें कि उन्हें खोने पर कैसा महसूस होगा। उस क्षण में आप उनका कितना सम्मान करेंगे, इसे महसूस करें। फिर कुछ दैनिक सुविधाओं को खोने के बारे में विचार करें, जैसे कि आपके सिर पर छत होना, आपका अच्छा स्वास्थ्य या आपका आसानी से घूम पाना। इसे छोटे छोटे हिस्सों में शुरू करें, शायद हफ्ते में 2 बार। जब दर्दनाक भावनाएं उभरें तो उन्हें बिना प्रतिरोध के स्वीकार करें। अपने विचारों और दृष्टिकोण में हुए बदलाव को एक डायरी में लिखें। याद रखें, यह चिंता उत्पन्न करने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि कृतज्ञता और तैयारी का है। इस तरह के अभ्यास को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य पर लागू करें। विकसित की गई कृतज्ञता को उन चीजों को संरक्षित करने के लिए सार्थक कदम उठाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करें, जिनका आप महत्व रखते हैं। साथ ही उनकी अस्थिरता को स्वीकार करें। इसे एक निरंतर अभ्यास बनाएं, न कि कभी कभार किया जाने वाला। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप कोई भी भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करें।